हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स चैनल पर। अब हम इस नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जो कि एमपीपीएससी एई और सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, और भी कई सारे एग्ज़ाम्स होंगे जैसे कि पटवारी का एग्ज़ाम होना है, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होना है। तो उसमें जो भी नॉन टेक वाले क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे तो उसी की पूरी थ्योरी हम यहाँ पे कवर करेंगे, है ना। और बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड में, और कोशिश करूँगा कि बिल्कुल जल्द से जल्द मतलब कंप्लीट किया जाए इसको, है ना, ताकि जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है एमपीपीएससी एई उस पर ये काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो आपको सबसे पहले एक काम करना है कि सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स नाम का चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। को लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। जैसा कि बात करेगा कि क्या क्या ये हेल्पफुल किसके किसके लिए रहेगा, तो एमपीपीएससी एई, एमपीपीएससी एमपीपीईबी सब इंजीनियर, पीईबी पटवारी और पीएससी प्री के लिए और एमपी कांस्टेबल के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है ना। और अगर बात करें कि नॉन टेक के लिए जनरली कितना समय देना चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ चीज़ों को, ताकि जल्द से जल्द चीज़ें कवर हो सके, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं देना है नॉन टेक में, क्योंकि हमें और भी कई सारी चीज़ें पढ़नी होती है। अगर आप इंजीनियर हो तो आपको टेक्निकल पोर्शन भी आपको तैयार करना है ना। और अगर आप बाकी की एग्ज़ाम्स जैसे कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको बाकी की चीज़ें तैयार करनी होती है, जैसे कि मैथ हो गया, है ना, जीएस पोर्शन हो गया, वो सब भी आगे करवाऊंगा मैं। बट अभी केवल एमपी का जो भी नॉन टेक पोर्शन है वो अपन पढ़ेंगे इस पे, है ना। तो बात करें अगर कि इसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर जो हम यहाँ चालू करेंगे वो रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन। ये टोटली पूरा एमपी के लिए रहेगा, है ना। एमपी में जितने भी पूछे जाते हैं टोटली एमपी के लिए ये रहने वाला है ना। और फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एमपी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट पढ़ेंगे, है ना। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, है ना। और अगर बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन क्या है, तो ये जैसा फ्रेम किया गया है ना, तो आपको जैसे ही आप आधा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, है ना, डेली इसकी सीरीज़ चलेगी और लगभग 1 से 1.5 घंटे की सीरीज़ रहने वाली है। तो जैसे एक, बल्कि उससे कम ही रहेगा, तो जैसे ही आप आधा सीरीज़ का आधा लेक्चर आप कंप्लीट कर देंगे तो आपका 80 to 90% आपका तैयार हो जाएगा चीज़ें, है ना। और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन में करेंगे तैयारी, मैप पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो मैप इसमें पूरा रटेंगे हम लोग कैसा क्या रहेगा। और हाँ, सबसे पहली बात ये है कि हम यहाँ पे चीज़ों को रटेंगे नहीं, चीज़ों को यहाँ पे हम समझेंगे, है ना। ताकि रटना ऐसा रहेगा कि अगर हम रट लेंगे तो क्या एग्ज़ाम के टाइम पे हमें सारी चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन अगर हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और काफ़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अगर हम उस चीज़ को जानेंगे समझेंगे तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाला है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में तैयार करते हैं पहला चैप्टर, तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी, है ना। तो सबसे पहली बात ये कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये 1 नवंबर 1956 पे हुआ, और रीऑर्गेनाइजेशन 1 नवंबर 2000 पे, ठीक है। तो ये जो इसकी कहानी है ये भी आगे समझ में आएगी कि कैसे ये 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये 1 नवंबर 2000 में कैसे क्या तैयार चली, है ना। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो द नेम मध्य प्रदेश वॉज ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। तो जैसा कि आप ये इंडियन मैप में देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश बिल्कुल एकदम सेंटर पे है ना। तो सेंटर पे होने के कारण ही इसका नाम रख दिया गया मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। जो कि ये हार्ट ऑफ इंडिया या फिर हृदय प्रदेश, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। और इसके बाद है मध्य प्रदेश वॉज फॉर्मली नोन एज सेंट्रल प्रोविंसेस। इसकी भी कहानी आगे पढ़ेंगे, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे सब लोग हिंदी ही बोलते हैं, है ना। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हो गई, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज से मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो वर्क करती है वो हिंदी में वर्क करती है ना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर हम गए देखते हैं, ये है मध्य प्रदेश का स्टेट एम्बलम, ठीक है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं ये सर्कुलर शेप में है, ठीक है, ये सर्कुलर शेप में है। उसके बाद ये जो है ना, ये स्तूप्स हैं, ये 24 है। अगर इनको आप काउंट करोगे तो ये 24 स्तूप्स होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये है
अंदर जो है ये बनियान ट्री है। बनियान ट्री बोले तो क्या, बनियान ट्री जो होता है वो होता है बरगद का पेड़। ठीक है ना, बरगद का पेड़, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा बरगद का पेड़, ये देखिए ये है, और ये हमारा स्टेट ट्री भी है जो कि एम्बलप के अंदर है, वही स्टेट ट्री भी है। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप इस पे और गौर से देखें तो ये वीट ईयर रिंग्स यानी कि जो है गेहूं की बालियां दोनों तरफ हैं। ठीक है। और सत्यमेव जयते यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टेट एम्बलम में पेड़ कौन सा है, तो आप बता दोगे ना कि ये होता है कौन सा, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़ होता है। ठीक है। उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, जैसे कि स्तूप्स कितने हैं, तो 24 स्तूप्स हैं। ठीक है। तो अब बात करेंगे कि ये बनियान ट्री क्या है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने ये बता दिया कि ये क्या था, बरगद का पेड़ है ना, ये था हमारा बरगद का पेड़। ठीक है। जैसा कि आप देखते होंगे इंडियन स्कैरी मूवी कोई भी बनती है तो इस पेड़ के बिना अधूरा रहता है ना, कि हर मूवी में जो भी डरावनी मूवीज़ होती हैं उसमें बरगद का पेड़ ज़रूर दिखाया जाएगा। ठीक। और इवन जो है आधे से ज़्यादा देशों ने, मतलब आधे से नहीं, मतलब कुछ देशों ने तो ये घोषित भी कर रखा है कि ये भूतिया पेड़ होता है, इसमें भूत प्रेत जिन मतलब जो है वास करते हैं। ठीक है। उसके बाद और क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये हमारा नेशनल ट्री भी है ना, ये हमारा नेशनल ट्री भी है, यानी कि नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। और अगर आगे बात करें तो ये जो ट्री है ये हमारे भागवत गीता में इसका मेंशन है। इसमें कहा जाता है भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण जो है इसमें विश्राम किया करते थे। ठीक है। और हमारे इंडिया में इसकी पूजा भी होती है। ठीक है। वट पूर्णिमा नाम का एक व्रत होता है, वो यहाँ की महिलाएं करती हैं। ठीक। अगले पेज पे अगर हम चलते हैं तो देखेंगे स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर हमारा वाइट लिली है। ठीक है। तो वाइट लिली के बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ पर भी इसका गार्डन होता है या जहाँ पर भी ये हो तो वहाँ पे बिल्लियों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो इसका ये पॉलन होता है ना, ये बिल्लियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के अनुसार हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये चीज़ें भूल जाती हैं। अगर आप बेसिकली एमपी के हो तो ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप याद कर लोगे। लेकिन जो बाहर के स्टेट्स के लोग हैं, है ना, तो उनको ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन की नीड होती है जिससे कि उनको ये चीज़ें याद रहे, है ना। अब बात करें स्टेट बर्ड हमारा क्या है। स्टेट बर्ड है दुधराज, यानी कि पैराडाइज फ्लाई कैचर इसको बोलते हैं, या हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो शाही बुलबुल। ठीक है। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, पूंछ होती है वो बहुत ही लंबी रहती है, इनको पानी में मतलब रहना ज़्यादा पसंद रहता है, और इनका मेल और फीमेल जो रहता है ना, आप अच्छे से आसानी से आप दूर से देख करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना। क्योंकि जो ये है ना, ये मेल है, और जो फीमेल होती है उसमें सिंपली बस ऐसे फेदर बस आएगा ऐसे। ठीक है। जो कि ब्लैक एंड वाइट में रहता है। ठीक। अब बात अगर करें कि स्टेट फिश के बारे में, तो स्टेट फिश यहाँ की है महाशीर, है ना। ये महाशीर जो है किसकी, टॉर प्रजाति से है ना। और कुछ लोगों का मानना है कि ये जो महाशीर वर्ड है ये संस्कृत वर्ड है, बट कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है इंडो पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है ना, जिसमें मतलब क्या था कि महा का मतलब हो गया फिश और शेर का मतलब हो जाता है टाइगर, है ना। यानी कि फिश अमंग टाइगर, यानी कि मछलियों के बीच बाघ, है ना। यहाँ शेर का मतलब वो शेर नहीं हो जाएगा, लॉयन नहीं बोलेंगे, टाइगर, है ना। बाकी फिर अगर बात करें स्टेट एनिमल की तो स्वैम्प डियर या बारहसिंगा बोला जाता है इनको। ठीक है। ये इनके देखेंगे आप जो है तो ये 12 सींग ऐसे, मतलब ये एक, ये 2 तो हो गई, लेकिन इसके जो ऊपर है ना, ये इनको आप काउंट करेंगे तो ये 10 से लेके
14 तक होता है, और ऐसा माना गया है, मतलब माना क्या, देखा गया है कि कुछ कुछ होते हैं जिनके 20 तक भी होते हैं, है ना। ये तने इनको बोल देते हैं सींग के, तो 20 तक हो जाते हैं ना। बाकी जो एडल्ट अगर देखा जाए मेल का, तो 12 सिंगा के ये 10 से 14 के बीच में होता है, ठीक है। और ये यूपी का भी, है ना, स्टेट एनिमल है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी जो है मेल और फीमेल को हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेल के जो है सींग रहती है और फीमेल के सींग नहीं रहती है, ठीक। वहीं अगर हम आगे बात करें तो स्टेट स्पोर्ट की बात करेंगे, तो स्टेट स्पोर्ट हमारा है मलखम, है ना, जो कि ये डिक्लेरेशन कब हुआ था कि ये हमारा स्टेट स्पोर्ट है, 10 अप्रैल 2013 को। ये मलखम बेसिकली एक पोल रहता है, उसमें स्टंट, योगा या जिम्नास्टिक, कुछ भी, मतलब जो भी स्टंट परफॉर्म होता है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं। मल का मतलब मेनली होता है हमारा रेसलिंग, और खम का मतलब होता है पोल, है ना। तो रेसलिंग ऑन पोल ये वर्ड का मतलब है, ठीक है। आगे बात करें स्टेट डांस की, तो स्टेट डांस हमारा याद रखिएगा कि राई है, ठीक है ना। और मेजर फोक डांस जो है वो मटकी एंड गंगौर है ना। और भी बहुत सारे, वो हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट एक जनरल एस्पेक्ट देख रहे हैं चैप्टर के लिए, कि मतलब एक बेस बना रहे हैं कि हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ना। तो राई है हमारा स्टेट डांस। इसमें ये वुमेन जो रहती हैं वो पीकॉक डांस करती हैं ना, जैसे मोर नाचता है ना, वैसे ही उसी स्टाइल पे इसमें महिलाएं नाचती हैं, और ये बुंदेलखंड के रीजन में होता है, ठीक है। उसके बाद मटकी, मटकी में जो है महिलाएं इसमें जो है अपने सर के ऊपर मटकी रखती हैं, 1 मटकी 2 मटकी और भी पता नहीं कितनी मटकियां रख करके इसको बैलेंस करती हैं और उसी में वो नाचती हैं। ये मालवा रीजन जो होता है अपने एमपी का, वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है। और ये जो अभी रीजन है ना, मालवा हो गया, महाकौशल हो गया, विंध्य हो गया, ये सारी चीज़ें हम अगले चैप्टर पे पढ़ेंगे, है ना, अगले चैप्टर पे। और जो लास्ट चैप्टर बताया था ना मिसलेनियस वाला, उसमें हम चीज़ों को याद करेंगे कि मालवा रीजन है कहाँ पे, है ना। ट्रिक्स के बेसिस पे हम लोग याद करेंगे, और जो छोटी छोटी करंट अफेयर्स के इश्यूज़ हैं वो हम उस पर देखेंगे, है ना। एक एक मतलब जो है स्टेट में जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करें गंगौर, तो गंगौर भी एक तरीके का हमारा मेजर फोक डांस है ना। वैसे तो इसको राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा प्ले किया जाता है, लेकिन एमपी के भी कुछ रीजन में भी इसे प्ले किया जाता है, ठीक। जैसे कि गंगौर से हमें क्या मिलता है, जैसे तो पहली बात तो ये कि ये राजस्थान में, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्ले किया जाता है, और फिर एमपी में भी काफ़ी प्ले किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये गंगौर शब्द जो है ये किसको डेडिकेटेड है, ये माता गौरी को, ठीक है। माता गौरी बोले तो पार्वती माता को, ठीक। तो पार्वती माता के लिए व्रत रखती हैं, मतलब ये जो त्यौहार होता है ये डेडिकेटेड होता है माता पार्वती के लिए, जो अविवाहित कन्याएं जो हैं रखती हैं व्रत, है ना, अच्छे वर के लिए, ठीक। इतना ही इसमें देखना था थोड़ा, मतलब इसमें ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली है ये एक बार जल्दी से देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, है ना। तो स्टेट अगर स्पोर्ट के बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन आता है कि स्टेट स्पोर्ट क्या है, तो हम बोलेंगे मलखम, ठीक है। कब इसको डिक्लेयर किया गया था, तो 10 अप्रैल 2013, डेट भी पूछता है, ठीक। स्टेट डांस क्या है, तो राई है, ठीक है। और अगर पूछ ले बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, और फिर पूछता है कि कौन कौन से डांस अपने एमपी में परफॉर्म किए जाते हैं, तो जनरली ये मटकी और गंगौर ज़्यादा ऑप्शंस में दिया जाता है, ठीक है, और राई भी, ठीक। पीछे बढ़े तो स्टेट फ्लावर क्या है हमारा, लिली, ठीक। और स्टेट फिश महाशीर, टॉर प्रजाति से है, ठीक है। स्टेट बर्ड अगर पूछेगा तो दुधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर, ऑप्शन में कभी कभी दुधराज दिया रहेगा और कभी कभी पैराडाइज फ्लाई कैचर दिया रहेगा। उसके बाद अगर स्टेट एनिमल की बात करें तो हमारा स्वैम्प डियर है, ठीक है, यानी कि 12 सिंघा।
ये याद रखना है कि ऑप्शंस में और भी एक दो प्रकार के डियर दे सकता है ना, मतलब ये डियर तो देगा ही और वहाँ पे आगे स्वयं की जगह कुछ और लगा देगा। तो हमें ऑप्शन में बहुत ही, है ना, एकदम बिल्कुल जो है ध्यान से देखना है कि हाँ स्वयं में ही अपन टिक करें, ठीक है। उसके बाद जो है और क्या देखा हमने देखा कि हमारा जो एम्बलम है ये सर्कुलर शेप में होता है और 24 स्तूप्स होते हैं इसमें। उसके बाद ये बनियान ट्री है जो अंदर है, बनियान ट्री बोले तो बनियान ट्री है हमारा बरगद का पेड़, ठीक है, जो कि हमारा नेशनल ट्री भी है। और इसमें जो है व्हीट ईयर रिंग्स है ना। और क्या पढ़ा हमने पढ़ा है कि ये मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1956, और रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को। ये अब हम पढ़ने जाएंगे अगले उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने, मध्य प्रदेश वॉज ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछता है कि मध्य प्रदेश को और क्या क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन में दे देता है हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, और हृदय प्रदेश भी हमारा राइट आंसर होगा। और क्या, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये हमारा अंग्रेजों के ज़माने में बोला जाता था, ब्रिटिशर्स जब थे, ठीक है। और पूछ लेता है कि ये किसके द्वारा दिया गया, हृदय प्रदेश किसके द्वारा दिया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करेगा तो हिंदी। तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो अभी हम यहीं पे ही देख लें, मतलब एक ऊपर का एक्सपेक्ट हमने देख लिया है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश क्या हमारा हमेशा से ही ऐसा ही था। तो अब इस चीज़ का जवाब जानने के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे कि क्या हमारा मध्य प्रदेश हमेशा से ही ऐसा ही था। तो जवाब है कि नहीं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट्स में चले गए, जो अभी भी अपने स्टेट्स में है, कुछ ऐसे हैं, है ना। तो उन सबको मिल मिलाकर और जो चले गए उनको जाने दिया, उनको भेजने के बाद हमारा मध्य प्रदेश जो है आज जैसा आप देख रहे हैं वैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अभी आपने मैप देखा है मध्य प्रदेश का वो बिल्कुल भूल जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश का मैप अब हम फिर से खुद बनाएंगे कि कैसे क्या चीज़ें हुई, है ना, कैसे मध्य प्रदेश बना, कहाँ कहाँ के कौन कौन से क्षेत्र लिए गए, है ना। और ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं एमपी पीएससी एई और एमपी सब इंजीनियर्स को देखते हुए, ठीक है, या फिर और भी जो जितने एग्ज़ाम्स हैं उनको देखते हुए ही ये सारा जो है बनाया गया है ना पीडीएफ। तो उसी पर ही हम चर्चा करेंगे जितना इसमें लिखा रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है क्योंकि वो फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। हम केवल समझेंगे और उतना ही समझेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और यह जितना हमें याद करना है, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमें पता था कि हमारे जो भारत में पहले राजा रजवाड़े हुआ करते थे, है ना, और ब्रिटिशर्स भी हुआ करते थे, ठीक है। राजा के बाद ही ब्रिटिशर्स आए हैं, लेकिन हम बात करेंगे तब कि जब ब्रिटिशर्स हमारे मतलब कंट्री में आ चुके थे, ठीक है। तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं जो लाल लाल है, ये जो रेड रेड क्षेत्र हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हुआ करता था। जितने भी ये रेड रेड हैं ये सब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हुआ करता था। और जितना ये येलो पार्ट है ना, ये सब राजा और रजवाड़ों के कंट्रोल में हुआ करता था, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमें आज़ादी मिल गई 1947 में, 1947 में जब हमें आज़ादी मिल गई और फाइनली जो है ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि हाँ अब हम जा रहे हैं और कंट्रोल पूरा भारत के हाथ में होगा। तो तब क्या हुआ ना कि राज्यों को बनाने के लिए मांग उठने लगी कि कैसे राज्य बनाए जाए, है ना। हमारे जो उस टाइम की जो हमारी जो पावर संभाली थी गवर्नमेंट की वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके पास जो है ये चैलेंज था कि कैसे अब राज्य बनाए जाए, है ना। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका तो सीधा सीधा फंडा था कि वो चले जाएंगे, लेकिन जो राजा और रजवाड़े थे उनको एक करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन्होंने अहम भूमिका निभाई, ठीक है। तो उन्होंने सबको जोड़ के रखा, ठीक है, कुछ माने कुछ नहीं माने, कुछ पाकिस्तान चले गए, है ना। तो ऐसे में जो है हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे कि पहले क्या था कि कोई गवर्नमेंट थी नहीं, है ना, आज़ादी मिल चुकी थी। तो उस टाइम जो है हमारे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगा करती थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दो काम था उस टाइम पे। एक तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाना है, ठीक है, एक था कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो है हमारा संविधान निर्माण भी करना था, ठीक। और दूसरा ये था कि जो अभी देश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, है ना, उसको बरकरार रखना था, मतलब कि गवर्नमेंट संभालनी थी। तो ये दोनों ही काम जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करती थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला जो पार्ट था वो उसके जो हेड थे या चेयरमैन थे या जो है बोला जाए, अगर हिंदी में बोला जाए तो अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल करके हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं पहले भारत के। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो गवर्नमेंट संभाल रही थी, जो जिसको ये था कि स्टेट बनाना है या गवर्नमेंट जो चल रही थी, तो उसके जो हेड थे वो थे ये जीवी मावलानकर जी। ठीक है, तो क्या हुआ कि इनके पास अब ये चैलेंज था कि जो है कैसे स्टेट्स बनाए जाए, है ना। तो दो तरीके की, अगर हम आपसे पूछा जाए कि कहाँ आप रहना पसंद करोगे, कैसे राज्य बनाए जाए, है ना, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, है ना। पहला ऑप्शन ये है कि भाषा के आधार पर बनाया जाए, ठीक, और दूसरा क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के हिसाब से, मतलब कहाँ पे कितनी सुरक्षा देना, कहाँ पे कितना ध्यान देना, है ना, जो मतलब टोटली गवर्नमेंट बेस पे जो बनाना था, वो एक आपके पास ये ऑप्शन है। तो आप जाओगे भाषा के आधार पे, क्योंकि आप यूनिटी चाहते हो, है ना। तो यही मांग उठ रही थी कि भाषा के आधार पर बनाया जाए। लेकिन जो उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सोच रही थी कि मतलब क्या ऐसा सही है भाषा के आधार पर बनाना चाहिए, क्योंकि उसके मन में ये शक था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पर जाएं, है ना, उससे हमारी जो यूनिटी रहेगी, देश की जो अलग अलग रिलीजन्स हैं उनमें यूनिटी बनी रहेगी, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव के पर्पज से अगर हम जाएं तो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो है धार कमीशन बनाया गया, है ना, ये धार कमीशन सेट किया गया। धार कमीशन का काम ये था कि जो है वो देश में चल रहा है मांग, जैसे कि ये जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जाए, है ना, तो क्या वो सही है या नहीं है, उस चीज़ का पूरा जांच करके हमें बताया जाए। ठीक है, तो धार कमीशन कब गठित हुआ, ये हुआ 17 जून 1948, यानी कि 1947 से एक साल बाद, है ना, 1947 को हमें आज़ादी मिली और उसके बाद स्टेट बनाने का काम होने लगा। तो 1948 जून 1948 में हमारा ये धार कमीशन हुआ, तो 17 जून को बन गया। उसके बाद क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है ये लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया, जिसको हम धार कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो मतलब काम करे कि हाँ ऐसा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, उसके बेसिस पे एक कमीशन बनाया गया, समिति बनाई गई, जिसको धार कमीशन बोलते हैं। किसके अंडर पे, एस.के. धर जी के अंडर पे, ये हैं हमारे एस.के. धर जी। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि मतलब जो है टू रिकमेंड वेदर द स्टेट शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस और नॉट, मतलब भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो फिर कमीशन ने फाइनली अपना रिपोर्ट सबमिट किया। ठीक, 1948 जून 1948 में जो है समिति बनाई गई, और जून के बाद सीधे दिसंबर में उसी 1948 में जो है रिपोर्ट दी गई धार कमीशन द्वारा। ठीक है, उसमें ये बताया गया कि जो है जो स्टेट्स बनाए जाएंगे ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे बनाया जाए, ना कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस में, है ना। मतलब क्या बोल दिया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव या मतलब जो सरकार के पर्पस से जो बनाया जाए, है ना, प्रशासनिक सुविधा अनुसार बनाया जाए, ताकि जो प्रशासन है वो अपना काम सही ढंग से कर पाए, है ना, जो जैसा उससे नीड है ना। तो और ये जो होता है ना कि ऐसे ही नहीं, मतलब सरकार अपने उससे नहीं बोल देती कि जो है कि हमें जो जिससे फ़ायदा हो उसके बेसिस पे ही बनाया जाए। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है ना, कि देश की जो यूनिटी है वो बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, देश के किस राज्य में ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है,
किस कौन सा हिस्सा अभी पिछड़ा हुआ है ना, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने लायक है। तो वो सारी चीज़ों को देख करके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तौर पर स्टेट बनाने का रिपोर्ट मतलब तैयार किया गया। ठीक है, तो भाषा के आधार पर नहीं किया गया। ठीक, तो यहाँ पे सवाल क्या क्या पूछ लेता है। सबसे पहला तो ये पूछ लेता है कि धार कमीशन जो है था वो कब जो है गठित किया गया। तो हमें ये याद रखना है कि जून 1948 में। ठीक है, और जनरली मतलब ये इतना भी नहीं याद करना होता, बस ये पूछ लेता है, ईयर याद रखना है 1948। ठीक है, यानी कि आज़ादी के 1 साल बाद। ठीक, और पूछ लेगा कि किसके अंडर पे थे, तो ये एसके धर के अंडर पे जो है ये धार कमीशन गठित किया गया था। ठीक है, और पूछ लेता है कि जो है किसके बेसिस पे स्टेट बनाने के लिए इसने सजेस्ट किया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे। तो आंसर क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है ना। उसके बाद जो है जेवीपी कमेटी बनाई गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो धार कमीशन बना, धार कमीशन बनने के बाद जो है लोग तब भी मांग कर रहे थे कि नहीं जो है भाषा के आधार पर ही बनाया जाए, है ना। और फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई गई ये बताने के लिए कि क्या ये जो धार कमीशन ने कहा है क्या ये सही कहा है। तो इसके लिए जेवीपी कमेटी बनाई गई। जेवीपी कमेटी की कब बनाई गई, वो भी दिसंबर 1948, यानी कि जो रिपोर्ट आई उसी के जस्ट बाद ही दिसंबर में ही ये जेवीपी कमेटी बनाई गई। ठीक है, तो क्या क्या इशू था, इशू ये था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, है ना, क्योंकि भाषा के आधार पे मांग चल रही थी स्टेट्स बनाने की। तो क्या हुआ कि इट कंसिडर्ड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया जी। ठीक है, तो ये है हमारे, देखिए जेवीपी कमेटी जो बनी ये है, इसमें जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया जी। ठीक है, तो इसमें जो है ये बनाए गए। और हमारे जो पहले गवर्नर भी थे ना, तो वो यही बनते हैं आगे चल के, पट्टाभी सीतारमैया जी हमारे गवर्नर बनेंगे आगे चल करके। ठीक, तो जेवीपी कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई। उसने क्या बोला, उसने ये बोला, उसने भी ये कह दिया कि नहीं, मतलब कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बनाना चाहिए। किसके बेसिस पे बनाना चाहिए, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब इसकी भी रिपोर्ट सेम वही आई जो इसकी थी धर कमीशन की। ठीक है, क्या बोला गया था कि जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डिसमिस्ड, है ना, मतलब नहीं। तो अब क्या हुआ, उसके बाद और मांगे उठने लगी कि नहीं भाषा के आधार पर ही चाहिए, भाषा के आधार पर ही चाहिए। तो फिर उसके बाद टेरिटरीज थी ये सेट कर दी गई पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में। ठीक है, अब यहाँ से हमारे एमपी का मतलब जो है मेन फोकस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेरिटरीज बना दी गई। ठीक है, और ये टेरिटरीज बहुत पहले से ही वर्क कर रही थी, लेकिन जो है ये इंडिपेंडेंट भारत के लिए जो था वो ऑफिशियली ये होगा कि हाँ अभी ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में मतलब जो है स्टेट्स बनाए जाएंगे, जिसमें पार्ट डी बाद में आया था, है ना। पहले केवल पार्ट ए, बी और सी बस थे। ठीक है, उसके बाद पार्ट ए में देखें तो कौन कौन से स्टेट थे। पार्ट ए में थे आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और वेस्ट बंगाल। यानी कि हमारा ये यूनाइटेड प्रोविंस बोले तो ये उत्तर प्रदेश को बोला जाता था पहले। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश भी हमारा पार्ट ए में था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसको हम सीपी बरार या सेंट्रल प्रोविंसेस बोलेंगे। और मध्य प्रदेश तो नाम तब था ही नहीं ना, तब तो मध्य प्रदेश जैसा कुछ भी था ही नहीं चीज। तो ये मध्य प्रदेश ना हो करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है, उसके बाद क्या, आसाम, बिहार, उसके बाद बॉम्बे, ये मद्रास और ये उड़ीसा, उसके बाद यहाँ पे पंजाब। ठीक है, यहाँ पे पंजाब, उसके बाद आएगा यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कि उत्तर प्रदेश है, और वेस्ट बंगाल यानी कि ये वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी बन गए। ठीक, पार्ट बी में क्या क्या आया, पार्ट बी में आया हैदराबाद, ये पार्ट बी में, फिर जम्मू कश्मीर पार्ट बी में, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद ये मध्य भारत, ये भी पार्ट बी में। ठीक है,
उसके बाद क्या, मैसूर, उसके बाद है पेप्सू। पेप्सू क्या है, पेप्सू ये है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ठीक है, पंजाब और पटियाला, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान, ये राजस्थान। उसके बाद ये ट्रावनकोर, ये कहाँ पे है ये है। उसके बाद जो है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र ये है। उसके बाद है ये विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश ये अपना, मतलब कि पार्ट ए में कितने थे, एक था। अपना एमपी का अगर हम देखेंगे ना, तो एमपी में क्या था कि पार्ट ए में केवल एक चीज आई, वो क्या थी, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा। उसके बाद मध्य भारत और विंध्य प्रदेश था, ये मध्य भारत यहाँ पे है, ठीक है, और ये विंध्य प्रदेश, ठीक। और उसके बाद पार्ट सी में अगर देखें तो पार्ट सी में हमारी भोपाल की रियासत थी, ये, ठीक है। और तो कुछ था ही नहीं अपने पास, ये देखो मध्य भारत हो गया, भोपाल हो गया, विंध्य प्रदेश हो गया, और ये सेंट्रल प्रोविंसेस हो गया, ठीक। उसके बाद और कुछ नहीं है। बाकी पार्ट सी में और अगर देखा जाए तो क्या क्या थे, अजमेर था, ठीक है। उसके बाद भोपाल तो हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, कौर्ग कौर्ग कहाँ पे है, ये है। उसके बाद दिल्ली, कोच बिहार एंड कच्छ, ठीक है। उसके बाद पार्ट डी में लास्ट में ये आया था हमारा अंडमान एंड निकोबार, ये हमारा अंडमान और निकोबार, ठीक है। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट ए का स्टेट जो है वो रेड रेड पूरा हिस्सा देख सकते हैं आप, है ना, ये है ना। और पार्ट बी ये है, और पार्ट सी कहाँ है, ये कुछ कुछ हिस्से पार्ट सी के, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़े हम तो अब हम अपने एमपी का खास देखते हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में क्या क्या आया। तो अब देखो पार्ट ए में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, यानी कि सेंट्रल प्रोविंसेस इसको बोला जाता था, और सीपी बेरार, मतलब सीपी यही हो गया सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार, ठीक है। जिसका कैपिटल जो था ना वो था नागपुर। जो हमारा जो ये था, जो हमारा ये पूरा सीपी बरार का क्षेत्र था, इसका जो कैपिटल था वो था यहाँ पे नागपुर, है ना, यहाँ पे नागपुर था, जो कि अब किस पे चला गया है, अब जा चुका है महाराष्ट्र पे, है ना। उसके बाद क्या था, उसके बाद जो वहाँ सीएम थे वो थे रविशंकर शुक्ल। अब ये था कि रविशंकर शुक्ल कैसे बन गए सीएम वहाँ के, क्योंकि यहाँ का जो वो था, क्या बोलते, विधानसभा सत्र वो 1952 से चालू हो चुका था, ठीक है। इसलिए यहाँ के सीएम जो है हमारे बनते हैं रविशंकर शुक्ल, जो कि हमारे पुराने एमपी या पुराना जो सेंट्रल प्रोविंसेस है, और जो नया एमपी बनेगा बाद में, है ना, उसकी चर्चा आगे हम करेंगे, उसके भी हमारे सीएम बनते हैं रविशंकर शुक्ल। उस हिसाब से ये हमारे फर्स्ट सीएम हो जाते हैं, ठीक है। सीएम ऑफ एमपी कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी, ये हैं, ठीक है। उसके बाद मध्य भारत, मध्य भारत भी हमारा पार्ट बी में था, है ना। मध्य भारत ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंसेस, है ना, ये सेंट्रल प्रोविंसेस सीपी बरार, है ना, एमपी नहीं बोलेंगे, तब एमपी बना ही नहीं था ना, क्योंकि। तो मध्य भारत में अगर हम आगे बढ़ें तो मध्य भारत में क्या देखते हैं कि इसका जो कैपिटल था वो था इंदौर और ग्वालियर, है ना। ऐसा कहा जाता था कि कुछ समय इंदौर रहा करता था, कुछ समय ग्वालियर, और ऐसा भी कहा जाता है कि विंटर कैपिटल ग्वालियर हुआ करता था और समर कैपिटल इंदौर हुआ करता था। कहीं कहीं ये उल्टा भी दिया हुआ है ना, इसका भी मेरे को सही से जानकारी नहीं है ना। तो कहीं कहीं ग्वालियर को समर बोला गया है और इंदौर को विंटर बोला गया, हालांकि ये चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, ठीक है। और जो यहाँ के राज प्रमुख थे वो थे जीवाजी राव सिंधिया, और उपराज प्रमुख थे यशवंत राव होलकर जी, है ना। अब ये राज प्रमुख क्या है और उपराज प्रमुख क्या है ना। ये हमारे क्या थे, राज प्रमुख, ठीक है, और ये थे हमारे उपराज प्रमुख, ठीक है। तो राज प्रमुख क्या था कि पहले जब 1947 से लेकर के 1956 तक जो है, जो गवर्नर बनाए जाते थे
उनको ये उपाधि दी जाती थी राज प्रमुख, मतलब गवर्नर ना बोल करके उनको हम राज प्रमुख बोला करते थे। ठीक है, और उपराज प्रमुख यशवंतराव होलकर जी थे। अब आगे बात करें विंध्य प्रदेश की। ठीक है, विंध्य प्रदेश कहाँ पे है? ये है, इतने हिस्से में था, ये विंध्य प्रदेश है ना। तो विंध्य प्रदेश की अब हम बात करेंगे। विंध्य प्रदेश का जो कैपिटल था वो था रीवा। ये यहाँ पे कहीं पे रीवा मिल जाएगा कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल है रीवा। ठीक, जिसमें हमारे जो राजा थे यहाँ के वो थे मार्तंड सिंह जी। ठीक है, और ये जो विंध्य प्रदेश है ये केम अंडर पार्ट सी ऑन जनवरी 1950, है ना। मतलब ये जो है पहले तो बी में था, लेकिन बाद में ये पार्ट सी में आ गया था। ठीक है, मतलब पहले जब बनाया गया तो पार्ट बी में था और बाद में ये पार्ट सी में जा चुका था। ठीक, कब गया था? जनवरी 1, 1950 को। ठीक है, यहाँ के राजा मार्तंड सिंह जी थे और पहले जो सीएम बनाए गए थे यहाँ के वो बनाए गए थे अवधेश प्रताप सिंह। उसके बाद भोपाल, भोपाल शहर जो था ये हमारा भोपाल है। इसका कोई कैपिटल नहीं था, कैपिटल मतलब ये भोपाल ही। अगर मतलब कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि मध्य प्रदेश का, मतलब रहता है ना मल्टी एमसीक्यू, उसमें क्या बोलेगा कि मध्य प्रदेश या सेंट्रल प्रोविंसेस का क्या था कैपिटल, तो नागपुर था। मध्य भारत का क्या था? इंदौर या ग्वालियर था। और विंध्य प्रदेश का रीवा था। तो भोपाल का कुछ भी दे देगा कि ये था क्या, तो नहीं, गलत रहता है। एक बार ऑप्शन में दिया था धार, है ना, तो गलत था वो ऑप्शन, है ना। और उसके बाद जो इसके फाउंडर थे कौन थे? राजा भोज। ये परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और जो मॉडर्न भोपाल जो है आप आज देख रहे हो, ऐसा कहा जाता है कि जो इसकी शुरुआत किया था ना भोपाल को बनाने का, तो उसका जो श्रेय जाता है वो जाता है दोस्त मोहम्मद खान जी को। ठीक है, और राजा भोज जी यहाँ के जो है फाउंडर थे, भोपाल को पहली बार उन्होंने, तो वही अगर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, फाउंडर थे राजा भोज। और जो मॉडर्न भोपाल अगर लिख दे क्वेश्चन में तो क्या बोलेंगे? दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिख क्या है, मध्य प्रदेश सन 1947 के पूर्व, 1947 के पहले हमारा जो मध्य प्रदेश था ये ऐसा दिखता था। ठीक है, और 1947 से 1956 तक ये ऐसा हो गया था। ठीक है, उसके बाद और अच्छे से अगर इसको देखें तो देखिए यहाँ पे ये रीजंस है, ये आगे चल करके हम पूरा याद करेंगे। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। तो क्या है? सिंस इंडियन इंडिपेंडेंस देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ महाकौशल विद जबलपुर इट्स कैपिटल। मतलब ये भी मांग चल रही थी कि ये जो महाकौशल वाला रीजन है, ये जो महाकौशल वाला रीजन है, इसको एक अलग से स्टेट बनाया जाए। ठीक है, और जिसका कैपिटल क्या हो? जबलपुर हो, है ना। क्योंकि जो ये महाकौशल रीजन था उसका कैपिटल जो था वो जबलपुर ही था। ठीक, और आगे बढ़ें तो ये देखिए, ये स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश हमारा कैसा था। तो मध्य भारत ये यहाँ पे है, इसका जो लोकेशन है ना वो हमें याद रखना है कि मध्य भारत जो है इधर साइड है। ठीक है, ये बना देते हैं लोकेशन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो मध्य भारत इधर पे कहाँ पे? वेस्टर्न साइड में होगा। ठीक, उसके बाद भोपाल भी किधर बोल देते हैं? वेस्टर्न साइड में ही होगा, है ना, लगभग। उसके बाद सेंट्रल प्रोविंसेस वो सेंटर में, है ना। सेंट्रल प्रोविंसेस कहाँ पे मिल जाएगा? सेंट्रल में। उसके बाद जो है बरार भी इसी को बोला जाता है। महाकौशल वाला रीजन ये है ना, ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमसे जुड़ा हुआ था ना पहले। उसके बाद इधर का हिस्सा ये बघेलखंड है। ठीक, उसके बाद ये दंडकारण्य और ये विदर्भ, ये बरार, ये है बरार का क्षेत्र, है ना, इसी को बोल देते हैं सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। और ये भोपाल का रीजन हो गया, ये विंध्य प्रदेश का रीजन हो गया। ठीक है, अब क्या था, होता क्या है
कि जो भाषा के आधार पर मांग चल रही थी स्टेट बनाने के लिए, वो तो चली रही थी, है ना, और ज़ोर शोर से हो जाती। जब ये पार्ट ए बी सी डी हो जाता है तो और मांग बढ़ जाती कि नहीं हमें चाहिए ही चाहिए। और ये बेसिकली कहाँ पे हो रहा था, ये साउथ साइड ज़्यादा देखने को मिल रहा था, है ना, इस रीजन में जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा था। यहाँ पे क्या लगातार हिंसा बढ़ रही थी, यहाँ पे दो अलग अलग थे मतलब बोलने वाले लैंग्वेज, है ना। तो क्या होता है कि जो तेलुगु वाले थे यहाँ पे, वो ये मांग कर रहे थे कि हमें एक अलग से आंध्र प्रदेश बना दिया जाए, ठीक। जो कि ये एक व्यक्ति हैं पुट्टी श्री मुल्लू जी, है ना, ये हैं, ये ज़्यादातर मतलब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिए। ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, लगभग 54 से 58 दिनों का इन्होंने हड़ताल किया था, भूख हड़ताल, जिसमें उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, 1952 में। क्या किस पर्पस से उन्होंने भूख हड़ताल किया था कि तेलुगु स्पीकर्स के लिए एक अलग से राज्य बनाया जाए जो कि आंध्र प्रदेश हो, है ना। तो क्या होता है कि फिर जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो मांग चल रही होती है वो बहुत और ज़ोर शोर से बढ़ जाती है ना, आक्रोश लोगों का बढ़ जाता है जब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अनाउंस कर देते हैं कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बना दिया जाए, जो इनकी मांगे होती है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये होती है कि भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य जो बना था वो कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। ये पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी थी यहाँ पे, है ना, ये पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी थी। यहाँ से ये अलग हो करके ये क्या बना, आंध्र प्रदेश बना, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये किस एक्ट के उसमें बना, ये आंध्र स्टेट एक्ट 1953, है ना। तो ये यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भाषा के आधार पर या लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था, पहला जो था आंध्र, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये पहला राज्य बना दिया जाता है तो और जगह से भी मांगे उठने लगती हैं कि भाई जब एक स्टेट को बना दिया है तो बाकी के भी स्टेट्स को बनाने में क्या प्रॉब्लम है ना। ज़रूरी थोड़ी कि मतलब अब वो हड़ताल पे बैठे, है ना, तो तभी उनकी मांगे पूरी की जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि एक फिर नई कमीशन आती है जो कि होती है फजल अली कमीशन। तो फजल अली जो कमीशन बनती है उसमें क्या होता है कि ये कब अपॉइंट होती है, 29 दिसंबर 1953 को, ठीक है। और ये जो राज्य बना ये कब बना, 1952 में बना था, ये 1952 में बना। और एक्ट कौन सा लगा, आंध्र स्टेट एक्ट 1953। ये तो अनाउंस हुआ कि हाँ ये बना दिया जाएगा 1952 में। उसके बाद क्या होता है कि फजल अली कमीशन बनती है जब और लोगों से मांग आती है कि भाई हमें भी बनाया जाए, हमारा राज्य भी मतलब भाषा के आधार पे बनाया जाए, तो फिर फजल अली कमीशन गठित होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी पर ही हमारा एमपी बनता है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ही तहत, ठीक है। तो 1953 में क्या हुआ कि ये गठित हुई। उसके बाद क्या होता है कि ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली जी के, ठीक है, फजल अली के अंडर पे ये पूरा जो क्वेश्चंस था कि मतलब भाषा के आधार पर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये पूरे क्वेश्चन को फिर से रीएग्जामाइन करने के लिए ये कमीशन बनाया गया, ठीक है। इसके दो और मेंबर थे जो कि के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू जी थे, ठीक है। उसके बाद ये 30 सितंबर 1955 को इसकी रिपोर्ट जो है सबमिट की जाती है। यानी कब, 1953 को अपॉइंट किया गया और उसके 2 साल बाद जो है ये 30 सितंबर 1955 को ये रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में क्या बोलता है कि जो है एक्सेप्टेड, यानी कि लैंग्वेज बेसिस पे बना दिया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ये बोल देता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अभी हमने क्या देखा था, कौन कौन सी कमेटी आई थी। पहली कमेटी थी हमारे पास एस.के. धर, है ना, या इसको बोलते हैं धार कमीशन, ठीक है। धार कमीशन ने क्या बोला था, भाषा के आधार पर या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तौर पर,
है ना। तो जवाब क्या रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे इन्होंने मना कर दिया था। फिर उसके बाद क्या आई, जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी ने भी क्या बोला कि भाषा के आधार पर ना करके किसके आधार पर करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तौर पर। लेकिन जो ये अब आई है ना फजल अली कमीशन, या फिर इसी को बोल देते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देना चाहिए। और इसी मतलब जो है कमीशन के तहत हमारा एमपी बनता है। ठीक है, तो रिपोर्ट में क्या बोलता है कि बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी कि ये देखो रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट, ठीक है, एमपी का गठन हुआ है, एमपी ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, ठीक है, क्योंकि एमपी पहली बार बन रहा है। ठीक है, बाकी जो स्टेट्स लिखा हुआ है ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुए, क्योंकि पहले ही बन चुके थे, उनको फिर से रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि ये थ्योरी को रिजेक्ट करता कौन सा, वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट की। ठीक है, क्या था कि ये वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट थ्योरी को रिजेक्ट कर रहा था। इसके बाद क्या था कि इट क्रिएटेड 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो मतलब क्या हुआ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो था, है ना, ये फजल अली कमीशन बनी, उसके बाद ये एक्ट बना। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956, जिसमें क्या था कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। ठीक है, उसमें स्टेट्स कौन कौन से थे आपके, थे ये आंध्र प्रदेश था। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश था, उसके बाद ये आसाम था, आसाम के बाद ये बिहार था, बिहार के बाद ये बॉम्बे था, बॉम्बे के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर, केरला। ठीक है, और फिर मध्य प्रदेश, अपना ये पूरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद अपना ये मद्रास के बाद ये मैसूर। ठीक है, उसके बाद जो है ओडिशा, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 14 स्टेट्स बना दिए गए। और यूनियन टेरिटरीज कितनी बनाई गई, 6 बनाई गई। अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, दिल्ली, उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के बाद ये लक्काडीव, मिनिकॉय एंड अमिंडीवी आइलैंड, ये कहाँ है, ये है। ठीक है, उसके बाद ये मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये मणिपुर यहाँ पे है और ये त्रिपुरा यहाँ पे है। ठीक है, ये क्या बनाई गई, यूटी बनाई गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखिए, अब अपना फाइनली एमपी तो बन चुका था, लेकिन क्या मतलब कंप्लीट वो एमपी बन चुका था क्या जो आज हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो पहले क्या था कि ये छत्तीसगढ़ भी हमारे स्टेट से जुड़ा हुआ था, है ना। ये तो पहले हमारा जो एमपी का नक्शा था, एमपी का मैप था, वो इस तरह था, ये पूरा था। ठीक है ना, ये ना, ये पूरा स्टेट में, ये पूरा स्टेट बड़ा सा था अपना। और पुराने एमपी का कैपिटल क्या बताया था मैंने, नागपुर बताया था ना, यहाँ पे नागपुर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पहले अपना जो सेंट्रल प्रोविंसेस था वो पूरा यहाँ तक आता था ना, ये जिसको हम एमपी बोलते थे। लेकिन अब क्या, वो बॉम्बे बन चुका है। और अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो है नए कैपिटल को बनाने की मांग चलने लग गई थी। ठीक है, यहाँ पे नया कैपिटल बनाना था। तो अब जैसा कि अभी आपको पता है कि भोपाल है ना, लेकिन पहले क्या था कि पहले सोचा जा रहा था कि जबलपुर को बनाया जाए। ठीक है, तो होता क्या है कि जो भोपाल प्रेसिडेंसी थी, है ना, जो ये यहाँ पे भोपाल प्रेसिडेंसी थी, वो पहले मतलब अपने एमपी में, मतलब जब ये स्टेट्स बन रहे थे तो वो आने से मना कर रहे थे। मना कौन कर रहे थे, ये हमारे थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। इनका ये कहना था कि हम आने को तो तैयार हैं, है ना, एमपी में, लेकिन हमारी मांग ये है कि हमें स्पेशल दर्जा दिया जाए। स्पेशल दर्जा का मतलब ये है कि अगर जैसे कोई भी स्टेट है, उसमें अगर वहाँ पे स्पेशल दर्जा को देखना है कि अगर वहाँ मतलब काफ़ी विकास हो, काफ़ी चीज़ें हो वहाँ पे, तो जो वहाँ का कैपिटल होता है उसको दिया जाता है ना। तो क्या होता है कि हिदायतुल्लाह जी का कहना था कि भाई हमको मतलब स्पेशल दर्जा दिया जाए, यानी कि सीधा सीधा मतलब ये था कि भोपाल को कैपिटल बनाया जाए, है ना।
तो यही इनकी मांग थी। तो जो एमपी की एकाग्रता थी उसको याद में रखते हुए मान जाते हैं कि ठीक है भाई, भोपाल को ही बना देंगे, है ना, फिर जबलपुर नहीं बनता है। ठीक है। और जो उस टाइम जो वो चलता था, असेंबली चलती थी यहाँ पे, उसके जो वो थे स्पीकर थे, वो कौन थे? कुंजीलाल दुबे जी। ठीक है ये। और जो हम यही हिदायतुल्ला जी आगे चल करके हमारे जो है चीफ जस्टिस बनते हैं पहले। साथ साथ ये पहले ऐसे मुस्लिम सीजीआई भी हैं जो अपने चीफ जस्टिस बनते हैं। ठीक है। और क्या इनके बारे में बात कही जाए तो, और ये ऐसे चीफ जस्टिस भी हैं जो मतलब एक्टिंग मतलब वो बने थे, प्रेसिडेंट बने थे कुछ समय के लिए। नहीं जैसे किसी को अगर जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं या उनकी अकाल मृत्यु हो जाए या फिर वो कहीं चले जाएं, है ना, तो प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो यही हमारे हिदायतुल्ला जी बनते हैं। ठीक है। ये अदर पार्ट में पढ़ाया जाएगा, जब पूरा मतलब हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, पूरी पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, तब ये सारा पार्ट उसमें आता है। ठीक है। अगली बार एक नया सीरीज़ भी चालू होगा जो कि मतलब जो है पूरे उसमें हिस्ट्री, है ना, और ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया का मतलब कवर किया जाएगा। अभी केवल एमपी का कवर किया जा रहा है पूरा, है ना, इसमें इस सीरीज़ में। तो फिर क्या हुआ, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर कौन बनते हैं? रविशंकर शुक्ल जी। याद है ना, रविशंकर शुक्ल जी पुराने उसमें थे, यहाँ पे देखो ये रविशंकर शुक्ल जी, जो कि पुराने मध्य प्रदेश के भी हमारे सीएम थे। ठीक है। उसके बाद और क्या यहाँ पे है, ये हो गए। और पट्टाभी सीतारमैया जी हमारे फर्स्ट गवर्नर बनते हैं। पट्टाभी सीतारमैया जी कहाँ पे थे? ये थे जेवीपी कमीशन में, है ना, ये जेवीपी कमीशन में हमारे पट्टाभी सीतारमैया जी थे। ठीक। उसके बाद हमारे चीफ जस्टिस कौन बने? हिदायतुल्ला जी। ठीक है। और स्पीकर कौन बने? कुंजीलाल दुबे। ठीक। अब ये था कि ये जो छत्तीसगढ़ को अलग से राज्य बनाने का बहुत दिनों से मांग चल रही थी। ठीक है। फाइनली वो एक्सेप्ट किया जाता है कब? 2000 में। ठीक। क्या होता है उस टाइम पे, और यहाँ पे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जब रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट एक्ट आया, है ना, और जब एमपी बना तो चीफ मिनिस्टर कौन बने? ये रविशंकर शुक्ल जी। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखना है ना, याद करना है ये सारी चीज़ें। ठीक। और मुझे नहीं लगता कि अब आप ये डेट भूल पाएंगे 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन ने इसकी पूरी हिस्ट्री देख ली कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, है ना। ठीक। अब क्या होता है कि छत्तीसगढ़ को काट करके अलग किया जाता है अपने एमपी के नक्शे से। ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये छत्तीसगढ़ 26 स्टेट ऑफ इंडिया बनता है, यानी कि 26वां ऐसा स्टेट बनता है। ठीक। और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से अलग होता है। और ये जानकारी भी रखना ज़रूरी है कि जब छत्तीसगढ़ अपने जो है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था, तब अपना मध्य प्रदेश एरिया वाइज सबसे बड़ा था, लेकिन जैसे ही ये छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो अब हमारा सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है। उसके बाद और क्या कि ये किसके तहत हुआ? अंडर मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमारा एमपी बनता है। ठीक। और मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत जो है हमारा छत्तीसगढ़ बनता है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जो स्टेट डे बनाया जाता है वो 1 नवंबर को ही बनाया जाता है। और जब ये अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तब उस टाइम के हमारे जो सीएम थे वो थे हमारे दिग्विजय सिंह जी। ठीक है। जो कि कांग्रेस के नेता थे। और फिर फाइनली हमारा जो एमपी होता है वो ऐसा दिख रहा है जैसा कि आज है ना। ये अभी भी कुछ कुछ नए नए मतलब उसमें चेंजेस होते हैं, कुछ कुछ नए नए ज़िले बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक। अभी इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी जनरल इंट्रोडक्शन के तहत मध्य प्रदेश का, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आप भूलेंगे। अगली बार अब हम लोग हिस्ट्री पे फोकस करेंगे अपने एमपी का, खास हिस्ट्री एमपी का। ठीक है। और मतलब इंडिया का नहीं, केवल एमपी का।
तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है ना, जो कि था जनरल इंट्रोडक्शन, है ना। और आगे अभी आएंगे कौन कौन से चैप्टर्स, अभी आगे आने वाला है जनरल इंट्रोडक्शन के बाद हिस्ट्री ऑफ एमपी, ठीक है। इसके बाद हम एमपी का हिस्ट्री देखेंगे पूरा, ठीक है। फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अभी देख रहे हैं ये वाला लेक्चर कि कितने कम समय पे मैंने सारी चीज़ कवर कर दी इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। मतलब जो बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आधार पर मैंने ये सीरीज़ रखा हुआ है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपने कुछ भी सीखा है यहाँ पे, कुछ भी आपको लगता है कि हाँ मैंने आज कुछ नया सीखा, कुछ नया जाना, तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। ये लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तुरंत ज्वाइन हो जाना। कोई भी डाउट होगा या कोई भी नई पीडीएफ होगी या एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं वहाँ पे शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।